जय जगन्नाथ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अशोक सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राव सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अमित सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। क्षितिज सर की, तमाम अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे लिए तो ताली इसलिए भी बजा दीजिएगा सर कि इंडिगो से आने के बावजूद हम टाइम पे आए। हाँ हाँ, हालांकि लेट हो गई थी बहुत। इतना कट टू कट पहुंचा मैं कि मुझे लगा कि आज शायद ही प्रोग्राम पढ़ने मिले। तो मैं पहुंचा तो नारायण सर आए और उन्होंने कहा कि बस 10 मिनट में आप तैयार होके आ जाइए। मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा समय दे देते तो अच्छा था, मैं मुंबई से इतनी दूर से चल के आया, थोड़ा सा आधा पौना घंटा दे दीजिए। आप स्वागत सम्मान सब पहले अपने अधिकारियों का कर लीजिए, जब तक हम तैयार हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रोटोकॉल है। हाँ, नारायण सर ने जो प्रोटोकॉल समझाया, महसूस भी कराया नीचे बिठा के। हाँ, समझाया नहीं। बोले कि पहले हमने आपका वीडियो देखा, पावर ग्रिड का देखा ना, फिर आपने हमारा वीडियो देखा। पहले हमने वरिष्ठ अधिकारियों का यहां सम्मान देखा, फिर आपने हमारा सम्मान देखा। यही प्रोटोकॉल के चलते हमने 1 घंटा जो है निकाल दिया है। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए भी तालियां हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कमाल है हमारा। पीछे वालों को जो मजा आ रहा है बस। तो अपन जितना भी समय हमारे पास है, पहले नारायण सर ने 9 बजे तक का समय दिया, फिर अभी मैंने पूछा तो बोले अपने हिसाब से कर लो। हाँ, लेकिन क्या है, हम जानते हैं कि प्रोग्राम के बाद खाना है। हाँ, कभी लोगों को ये भ्रम रहता नहीं कि आप हमें सुनने आए हैं। हमें पता रहता है कि कौन किसको सुनने आया है। लेकिन जितना भी समय हमारे पास है, मुझे लगता है 1.25 घंटे की ये महफिल हम करेंगे, 1.25 घंटे की, जितना आप सुनना चाहेंगे। और मैं पावर ग्रिड के लगभग सभी रीजनल ऑफिसेज में कवि सम्मेलन करने गया हूँ, बहुत अच्छा सुना जाता है। लेकिन आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। और हाँ, और ये पूरी टीम जितनी मंच पे बैठे हैं, ये सब पहली बार आए। तो पहला जो अनुभव होता है ना, वो हमेशा यादगार होता है। हाँ, जैसे पहला इश्क होता है ना, आदमी कितनी भी उम्र का हो जाए, उसको पहला इश्क हमेशा याद रहता है। पहली तनख्वाह हमेशा याद रहती है, पहली प्रॉपर्टी हमेशा याद रहती है। वैसे हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारी आज पूरी टीम आपको हमेशा याद रहे। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं आपको 1.25 घंटे के लिए, कि हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है। एक छोटा सा निवेदन और है पूरी टीम से कि ये जो 2 स्क्रीन है ना, इस पे भी अगर के तो हमारे नाम हो जाए, हम लाइव जब यहां दिख रहे हैं, है ना, तो यहां वहां दिखने की क्या जरूरत है ना। तो एक ही जगह लाइव दिखे वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो क्या है कि बाकी बात ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, केवल हमारे शब्द हैं। हम हमारे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जहां बात आप तक पहुंचे, आप तालियों के रूप में हमें प्रतिक्रिया देते रहिएगा, क्योंकि ये 2 तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है ना। इसका थोड़ा सा हमिंग कम कर देंगे तो। हाँ, 4 लोगों ने ताली बजाई, भाई बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है। क्या ही सम्मान हो रहा है, बेहतरीन। हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं ना। बात अच्छा, बहुत अच्छा ना। लेकिन मैं देखिए, हम जो भी कुछ टूटा फूटा लिख पाते हैं, उसमें माँ भगवती की कृपा ही होती है। बाकी हमारे अंदर ऐसी कोई वो नहीं है कि जिससे हमें देश और दुनिया बुलाएं। मैं माँ भगवती की वंदना की 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, क्योंकि समय बहुत सीमित है, फिर हम कवि सम्मेलन शुरू करेंगे। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सुनिएगा, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस को सुना रहे हैं।
और आप ये मान के चलो कि आप ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कवियों को सुन रहे हो, तभी बात बनेगी कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो उसकी मेहरबानी हम सब पर हो, आप पर हो, इसी कामना के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर में अगर बंद हो जाएगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं, बस सर आप परेशान मत होइए, हाँ हो जाएगी हो जाएगी। बस बॉस अगर इशारा कर देना उंगली से तो बस फिर हो ही जाता है काम, तो हो जाएगा। मैं इतनी बार बोल रहा हूं, कुछ असर नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या बताओ आप? जैसे ही बॉस आधा खड़े हुए, पूरे भी नहीं, वो बैठने लग गया। हाँ हाँ, पोडियम भी हट जाएगा, कोई नहीं, देखो कोई नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। सब नारायण सर का तो सर, मैं जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरा निवेदन है, नारायण सर का प्रमोशन बनता है। भगवान कसम मैं बता रहा हूं आपको, सर के जैसे ऑफिसर हमें मिले ही नहीं। हाँ, अभी बोले रोहित जी आपके हम फैन हैं, देखते रहते हैं, आप पहली बार आए हो, आप मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है सर, पी लेंगे। सर चाय आई तो सर ने पूछा कि रोहित जी चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा सर मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो मैं फीकी पीता हूं, लेकिन कहीं बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। नारायण सर ने जो जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाइएगा। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। आप सोचो सर, इन्होंने चीनी बचा ली तो बजट क्या ही बचाया होगा कवि सम्मेलन का। आप सोचो, इतनी कमजोर तालियां से थोड़ी काम चलेगा। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजे। हम शुरू करते हैं। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। कवियों का परिचय भी सब हो चुका है, जैसे जैसे जब उनका नंबर आएगा छोटा छोटा सा परिचय देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए, जिसके लिए आपने कवियों को बुलाया है ना। बाकी तो सबको आप जानते हैं, सब लोगों को वीडियोस देखते रहते हैं, कोई टेंशन लेना ही नहीं। सर मैं आपको बताऊं सर, टेंशन देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है ना। हाँ, टेंशन देना कितना आसान है। एक छोटे से एग्जांपल से बात शुरू करता हूं, बात पहुंचे तो बताना अपनी तालियों से। टेंशन देना है ना किसी को, कुछ मत करो। सुबह सुबह उठते ही किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो और फिर उस मैसेज को डिलीट कर दो। टेंशन में आ जाएगा सामने वाला, क्या किया यार। हाँ, टेंशन देना बहुत आसान है, सब लोगों को टेंशन। कोई बात नहीं, सर ने तो कवियों को टेंशन दे दिया नीचे बिठा के, लेकिन सर सर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात लगी सर मुझे, आपने जब यहां बोला ना, हमने सबसे तालियां उस बात पे बजाई, बोले कि ये जो पावर ग्रिड आप देख रहे हैं कुछ नहीं, इससे करोड़ों अरबों रुपए ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा पावर ग्रिड हो जाएगा। हम कवि लोगों ने जो आशा आई है दिन में, बोले जब इनका पावर ग्रिड डबल हो जाएगा तो अपना पेमेंट भी डबल हो ही जाएगा यार, उसमें क्या बात हाँ? है कि नहीं? कमाल है आप लोग, बहुत ही अच्छा। सर मैं तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरा सिलेक्शन भी, वैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा सिलेक्शन पावर ग्रिड में हो गया था। हाँ, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया। हाँ, लास्ट राउंड में। ध्यान से आप सुनोगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, लेकिन अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया सर। सिलेक्शन हुआ, वो एचआर ने मुझसे कहा कि देखो रोहित जी, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हमारे संस्थान की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। मैंने कुछ और समझा, मैंने कहा सर क्वार्टर तो ठीक है, नमकीन कौन देगा। हाँ, और देखो ना ताज्जुब की बात क्या है, आज जो किताब दी गई कवियों को मधुशाला ही दी गई है। लेकिन कमाल है। लेकिन देखो टेंशन ऑफिस क्या है, मैंने तो आपको बताया ना, कॉर्पोरेट
का प्रोटोकॉल, सब प्रोटोकॉल से मैं सहमत हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत साल एमएनसी में काम किया, प्राइवेट में काम किया है। आप तो खैर सौभाग्यशाली हैं, सरकारी संस्थान में हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो काम किया, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। दूसरी जो समझ जाएंगे केवल वही लोग तालियां बजाइएगा, और ऐसी बजाइएगा कि सबको समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है? ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। दूसरी बोलने का रिस्क लूंगा नहीं, पेमेंट खतरे में आ सकती है यार। हाँ, कॉर्पोरेट का अपना प्रोटोकॉल है। मैं जब काम करता था तो हमारे यहाँ ना RNR होता था, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता था। तो हमें वहां पर एक स्पोर्ट्स साइकिल दी गई, तो उस साइकिल में स्टैंड ही नहीं था। तो मैंने HR को मेल लिखा, हाँ जैसे अमित सर देख रहे हैं आज सब, तो हमने लिखा हमारे HR को मेल, हमने कहा, तो वो साइकिल चली गई, दूसरी साइकिल आई, उसमें करियर नहीं था। तो मैंने फिर HR से पूछा, मैंने कहा क्या है? बोले देखो रोहित भाई, कॉर्पोरेट का सिंपल सा रूल है, कॉर्पोरेट में अगर करियर बनाना है ना तो स्टैंड कभी मत लेना। और अगर स्टैंड ले लिया तो करियर खत्म है फिर भाई साहब। हाँ, अपना अपना फंडा है ना, कमाल का है। लेकिन देखो कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है, हर काम अर्जेंट होता है कि नहीं? इससे तालियां अगली बात पे आ जाएंगी, दावा करता हूं कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है, प्रमोशन को छोड़ के। हाँ, बाकी सब अर्जेंट है भाई साहब, सारा खेल अर्जेंट। मैंने इतने साल कॉर्पोरेट में काम किया, कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मुझे पता चला कि C टाइप का केवल चार्जर ही नहीं होता है। हाँ, तो यही सब है मामला। अच्छा, हर ऑफिस में धीरे धीरे समझ में आता है, कोई बात नहीं है। देखो क्या है ना, हर ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है। आप क्या है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां काम करता था वहां था। स्क्रीन अभी तक चल रही है। हाँ, मेरा जैसे नजर जा रही है, इसको लगा भूल गया ये। हाँ हाँ, इसका स्विच जहां कहीं हो, हाँ बस पीछे है, कोई बात नहीं। ये पावर वाले ही लोग हैं भाई। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दे मेरे तरफ रखो। हाँ, होता मैं मेहनत मैं कर रहा हूँ, देख उधर रहे हो यार। हाँ सर, ऐसे ही हो रहा है, देश में भी ऐसे हो रहा है, मेहनत कोई कर रहा है, देखे किधर और ही जा रहे हैं। लेकिन अब हर ऑफिस में ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है। आप क्या है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में होता है कि जो ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में बैठा रहता है और काम करता रहता है ना? अब ऐसे में होता क्या है कि बॉस को लगता है कि सबसे ईमानदार आदमी यही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन सुनना, और अच्छी लगे तो आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठाकर ताली बजाकर बताना मैंने अच्छी बात कही है। जो बहुत देर तक ऑफिस में बैठता है उसके केवल दो कारण हैं, या तो बीवी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। हाँ। बहुत धन्यवाद, आपकी तालियों ने बताया कि संग वाले ज्यादा हैं। लेकिन आइए, मैं पहले कवि को अब आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय की सीमा है। मैं भी कोशिश करूंगा, अगर आज मुझे समय मिला तो मैं एक अच्छी कविता सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो टीम है उसको मैं पहले कवि को बुलाता हूं। हाँ, कोई बनती सर, प्रोटोकॉल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। सर ने अपना समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है सर। बहुत आएंगे सर, आएंगे आएंगे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो है देखिए,
देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो दोस्त तुम? हाँ, देखो क्या है, देश में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन कवि सम्मेलन के मंच का विकास हो रहा है ना? तो इसलिए हमारे भी मंच पे विकास है, जो विकास की बात तो करेंगे ही, लेकिन आपको आनंदित करेंगे, आपका मनोरंजन करेंगे और एक ऐसी बात भी कहेंगे जिससे आप तालियां बजा सके। पहले कवि हैं तो जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर विकास बौखल जी का स्वागत करिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। बहुत मन से आप सबने साहित्यिक अनुष्ठान को सजाया है। रोहित शर्मा जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब से आए हैं सर, हमारा नाम नारायण साहु जी बार बार ले रहे थे। सर आप भी जा रहे हैं? आ रहे हैं, प्रोटोकॉल। 2 लोग हमारे आने से पहले गए, हमारे आते ही सर निकल लिए। इससे हमें लगा कि हम मूल में ही पैदा हुए थे। नारायण जी बार बार हमारा नाम ले रहे थे। हमारा नाम ऐसा है कि अभी तक एक भी व्यक्ति ने सही से मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम है विकास बौखल। बौखल का मतलब सर होता है कम दिमाग का। ये वही हंस रहे हैं जो हमारी बिरादरी के हैं। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद ही इतना दिमाग नहीं शहर कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ। 2020 में शुरू करता हूं। बहुत अच्छे भाई। अच्छा, कभी बार बार आएंगे, कहेंगे नारायण जी की ताली बजाइए, कविता अच्छी लगे तो उत्साहवर्धन करिए। सर कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक तो संचालक की होती, जो रोहित शर्मा जी देश दुनिया के बड़े संचालक हैं, इनके लिए ताली बजा दो, हमारे लिए बजवाई है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। दूसरी जिम्मेदारी इन कवियों की, सर सब अच्छे कवि हमको छोड़ करके, हम बहुत अच्छे कवि हैं। तीसरी जिम्मेदारी आप सबकी होती है, क्यों आप सबने पैसा और समय सब खर्चा किया होता। सर अगर एक की जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम एयरपोर्ट की तरफ से सुबह सड़क के किनारे किनारे आ रहे थे, हमने देखा सर सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा दो, आप पेड़ रखने वाले हो, है ना। आप छुट्टी पे चले गए तो कभी सम्मेलन का आनंद नहीं आने वाला। जितने मन से सुनोगे मैं उतने मन से बिल्कुल 2020 में निपटाऊंगा। समय की एक सीमा है, उसी परिधि में हमें काव्य पाठ करना। सर जल्दी जल्दी में निपटाना, हालांकि इतना भी जल्दी नहीं कि आनंद ना आए। कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में आनंद बेकार हो जाता। एक बार 4 आदमी एक लाश को लेके जा रहे थे नारायण जी, बगल से एक मोटरसाइकिल वाला निकला। उसने कहा आप चारों लोग साइड में हो जाओ, हमको जल्दी है। जो लाश लेके जा रहे थे पलट के देखे, बोले अगर ज़्यादा जल्दी हो तो इनको उतार दे, तुम्ही को ला दे। तो एक बार तालियां बजा दो अच्छी से, मैं शुरू होता हूँ। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ गोविंद भैया। संस्कार हाथ से सर हर जगह बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ बौखलों की भी शादी हो जाती। हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव आया, लड़का कवि है, जिसका जिसका हम परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां, आपका उत्साहवर्धन, आपका आशीर्वाद मुझे शुरू कर दे। मैं पहला कवि हूँ तो जमाने की जिम्मेदारी आपके ही, सुनिएगा। नहीं पहले नहीं, हाँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। गत्ते पे पेमेंट नहीं करना, है ना। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। पीछे वाले भी जुड़ जाएं। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया,
एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के, सास और ससुर को सामने जो लाया गया। एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति में बात पहुंच जाए तो पूरा सदन दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव का आनंद लेना कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता के। बहुत अच्छे, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा। हम लोग विसंगतियों से सरहास्य निकालते हैं। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाएं तो सकारात्मक दृष्टि लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कहे मुंह लटका के बैठे। नारायण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी उत्तर प्रदेश में प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। एक दिन इनका कॉल आया कि चलिए बोखल भाई कुंभ नहा के आते हैं। हम चले गए दोनों भाई। भीड़ बहुत थी सर, हमारी जेब कट गई, वहाँ जेब कट गई। हमने कहा नारायण जी पैसे तो खर्च हो गए, जेब कट गई, अब बचा नहीं, घर कैसे चले। इन्होंने एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। उपाय अच्छा लगे तो इनके सम्मान में तालियां उठाना। नारायण जी ने कहा विकास भाई सामने नदी दिख रही। हमने कहा हाँ सर दिख रही। बोले इसमें तुम कूद जाओ। हमने कहा फायदा क्या होगा। बोले तुम कूदो, इसमें डूबने का नाटक करो। हमने कहा फायदा। बोले बगल में एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है जो डूबने वाले को बचाएगा उसको 2000 रुपये मिलेंगे। हमने इनकी सलाह मान ली सर, पानी में कूद गए। बोले थोड़ा और आगे जाओ सर। हम थोड़ा और आगे बढ़े। बोले और आगे जाओ सर, हम सच में डूबने लगे। हमने कहा नारायण जी हम डूब रहे, बचाओ। बोले नहीं बचाएंगे। अब सोचो जब नारायण कह दे कि नहीं बचाएंगे। हमने कहा बचाओ। बोले नहीं बचाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं बचाओगे। बोले बगल में एक बोर्ड और लगा है जिस पे लिखा है लाश निकालने वाले को 10,000 रुपए। तालियां बढ़िया से बजा दो। मैं पहला कवि हूं तो बढ़िया अच्छे भाई, है ना। हाँ थोड़ा मन से सुनिएगा, इधर वाले भी जुड़ जाए। चार पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूं। सब विसंगतियों से हम हाथ से निकालते हैं। हम अगर सर किसी मरीज को भी देखने जाएं तो सकारात्मक दृष्टि लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि मुंह लटका के बैठें। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था सर, मैंने वहां से भी हाथ से निकालने की कोशिश की है। बात पहुंच जाए थोड़ा समझ दीजिएगा कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया। सर जा रहे हैं, अभी आएंगे ना, आएंगे ना। यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। नहीं चले जाते सर, लोग आते। चार पंक्तियां सुनिएगा, बड़े मस्ती में आए, सही मस्ती के साथ इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। तो मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं सर। चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि सर हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान। परेशान इसलिए सर कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। है ताली बजती है यार, वापस करो। हम तैयार हो गए, बाबा बड़े होगा चार, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन सर बाबा बड़े होशियार आदमी निकले, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल समझ में आप कल ताली बजा सकते, कोई जल्दी नहीं। बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा सा और आनंद में आए कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। थोड़ा सा और जुड़िएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा
एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बढ़िया से आए। वाह वाह वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। इसी खानदान की मैं 4 पंक्तियां और पेश करता हूं। माइक से, मंचों से सर प्रेम की तमाम बातें होती, लेकिन ये सब माइक तक है, हकीकत में है कुछ नहीं सर, सब धोखा है। प्यार मोहब्बत के नाम पे हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता कि इसमें कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो, हालांकि 80% लोग धोखा खाए होंगे। जो 20% बचे सर, हमारी ये 4 पंक्तियां सुन के धोखा खा जाएंगे। 4 पंक्तियां सुनिएगा, कहां कहां प्रेम के नाम पे हम छले जाते, धोखा खाते। बात पहुंचे तो आनंद लेना, सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। थोड़ा सा और जुड़िएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। तो चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से। बहुत अच्छे। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद मिलो सर। इधर पीछे 4-5 लोग बैठे, जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है ऐसा लग रहा कवि सम्मेलन की सुपारी लेके बैठे, है ना। सर एक बार पीछे बैठ लो, देख लो सर, तो आपके प्रोटोकॉल में ताली बजा देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कोई व्यवस्था हो, 5-7 लोग डर के मारे ताली सर नहीं बजा रहे हैं। कभी कभी डर में काम खराब हो जाते हैं। नारायण जी, एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक मुर्गी फार्म में गया। उसने मुर्गियों से कहा, देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, सबको 2-2, 3-3 अंडे देने, एक अंडे में काम नहीं चलता। सुबह देखा सब डर के मारे सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैंने कहा शाम को बता दिया था, महंगाई बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे देने, तूने एक अंडा क्यों दिया। उसने कहा मालिक है तो आपका डर है, जो एक अंडा हम दे दिए, हम तो मुर्गा। तो ऐसे मुर्गा बने बैठे रहे तो कभी सम्मेलन का आनंद नहीं आने वाला है ना। 4 पंक्तियां मैं इसे खानदान की ओर पढ़ता हूं, जहां जहां बात पहुंचे इसे मस्ती के साथ, इसे ऊर्जा के साथ सुनिएगा। ये ऐसे उत्सव, ऐसे महोत्सव, ऐसे आयोजन ये पावर ग्रिड परिवार किस लिए करता, 2 पंक्तियों में अगर हाथ से हो जाए तो आनंद लेना, सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। कार्यक्रम कोई भी हो, उद्देश्य उसका क्या होना चाहिए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये किसी शख्स को, और कुंभ से ताजी ताजी 2 पंक्तियां उठाता हूं कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। बात पहुंचे तो आनंद लेना। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। कुंभ को लूट, बड़ी मस्ती में, बड़े ऊर्जा के साथ आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। 4 पंक्तियां और सुनेगा, एक छंद और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। और हम प्यार मोहब्बत के नाम पे, प्रेम के नाम पे कहां कहां चले जाते। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। तो उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। तो फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। कि फोन, और अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा, समय की एक सीमा है, उसी परिधि में हमें काव्य पाठ करना। अंतिम 4 पंक्तियां व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं,
कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। बहुत अच्छा। विकास बौखल जी ने बहुत ही जानदार और शानदार शुरुआत इस कवि सम्मेलन की। एक बार और जोरदार तालियां उनके लिए बज जाएं। बहुत बेहतरीन भाई, क्या क्या सुनाया। हाँ, और कैसा कैसा सुनाया। हमारी पत्नी ऐसी होती है, पत्नी वैसी होती है। हाँ, मैंने तो विकास भाई से पूछा, मैंने कहा यार आप इतनी जल्दी पत्नी पीड़ित कैसे हो गए, है ना। कोई आराम से अच्छी उम्र वाला व्यक्ति बोले समझ में आता है, इतनी जल्दी पीड़ित हो गए। बोले क्या करूं रोहित भाई, मेरी पत्नी हर दूसरे दिन पैसे मांगती है, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। तो मैंने पूछा भाई आपकी पत्नी इतने पैसों का करती क्या है। बोले मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। हाँ, आज से कहीं से भी आ जाता। लेकिन देखो क्या है, मैंने भी ये चीज, अभी ये जो इंडिगो का इतना प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे दूल्हे फंस गए। हाँ, जो शादी में पहुंचना था खुद ही की शादी में नहीं पहुंच पाए। इनको 2 साल बाद समझ में आएगा कि भगवान ने इशारा दिया था। हाँ, अब तुम ही चार्टर्ड लेके जा रहे हो तो भुगतो फिर भाई। भगवान तो इशारा देता है कि भाई देख सोच समझ के कर ले। हाँ, पति पत्नी का जब झगड़ा होगा ना बाद में, तब यही बात निकलेगी। देखो भगवान इशारा दे रहा था, फ्लाइट टाइम पे नहीं थी, मैं ही पागल था, चार्टर्ड लेके गया। तो ऐसा होता है पति पत्नी में। देखो क्या है, किसी से अगर थॉट प्रोसेस मैच ना करे तो जरूरी नहीं वो लोग एक दूसरे के दुश्मन है। हो सकता है पति पत्नी हो, है ना, उसमें क्या है, इतना टेंशन लेने की बात है। लेकिन मैं जिस भूमि पे खड़ा हूं, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, हाँ भाई साहब, आपकी ये शहर ही बहुत आस्था का शहर है। मैं 10 दिन पहले ही आके गया हूं, ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी, इसी होटल में रुका था, यही प्रोग्राम था। यहां से हम जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए। सुनना आप किस्सा, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि मैं हास्य से थोड़ा सा ट्रैक चेंज करने जा रहा हूं। मैं आपको कवित्री को सुनवाना चाहता हूं, उसकी मानसिकता में लाना चाहता हूं। हम 10 दिन पहले ही मैं भगवान जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए गया, और आप सब भी गए होंगे तो आपने देखा होगा जब मंदिर में प्रवेश होता है तो वहां जो सेवक होते हैं वो ऐसी पतली सी डंडी हाथ में रखे होते हैं और ऐसा हल्का सा सिर पे मारते हैं, है ना। मैं टेंशन में, मैंने बोला यार ये तो जोर से लग गई तो। हाँ, अपन ने बचपन में टीचर की खाई है। तो मैंने सेवक जी से पूछा, मैंने कहा ज्यादा जोर से तो नहीं लगेगी ना। सेवक जी मुस्कुराए और बोले कवि जी, भगवान की मार खा लो तो दुनिया की मार खानी नहीं पड़ेगी। ये तो वो धरती है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहां रह रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है ना। बहुत जबरदस्त है। लेकिन देखिए, अल्पना आएंगी, आपको प्यार सुनाएंगी, प्रेम सुनाएंगी। और जो लोग भी आज भी गांव से रिश्ता रखते हैं या गांव में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, अगर आपने अल्पना को ध्यान से सुन लिया
तो मेरा दावा है कि आप अपने आप आनंदित हो जाएंगे। हाँ, क्या है, देखो बचपन में और जवानी में क्या अंतर है? सुनना और महसूस करना और तालियों से बताना, ताकि अल्पना को भी लगे कि उसकी बात, उसके गीत आप तक पहुंचेंगे। बचपन में और जवानी में क्या अंतर है? बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हम सोचते थे कि छुट्टियां लगे तो घर से बाहर घूमने जाने को मिले, और अब बड़े हो गए, अलग अलग शहरों में काम करते हैं, तो अब सोचते हैं कि छुट्टियां लगे तो घर जाने को मिले। यही अंतर है ना। हम शहर में भले ही करोड़ों का घर खरीद लें, लेकिन आंगन दिखाने के लिए बच्चों को गांव ही लाना पड़ता है कि नहीं? तो अद्भुत है। अल्पना को मैं चाहता हूं कि अल्पना इस माइक पर आ जाएं और एक बार जोरदार तालियां आप सबकी बज जाएं। प्रेम की कवित्रियां अच्छा सुनाएंगी। हाँ, इतनी कमजोर तालियों में अल्पना नहीं सुना पाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अल्पना के लिए। बहुत मन से सुनाना जितना। बिजली की चमक बिखेर कर पूरे भारत को जगमग करने वाले इस संस्थान को प्रणाम करती हूँ। क्या बात है अल्पना, वाह। डिजिटल खिड़की और पावर ग्रिड ने आज बहुत खूबसूरत शाम सजाई है, बहुत समृद्ध मंच सजाया है। मैं इन संस्थाओं को साधुवाद देती हूँ और निवेदन करती हूँ कि ऐसा सुयोग हमेशा बनता रहे और हमें भी इस तरह के आयोजनों का हिस्सा बनने का अवसर मिलता रहे। क्या बात। मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। स्वागत। मैं इस मंच पर काव्यकुल की बेटियों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और हमारी सनातन परंपरा में हम जब भी किसी मांगलिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं तो अपने घर की बेटियों के हाथ में रंगों की थाली सौंपकर उन्हें द्वार पर अल्पना सजाने की जिम्मेदारी देते हैं और मैं भी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपकी इस देहरी पर अपनी कविताओं की एक अल्पना सजाना चाहती हूँ। आप आनंद के साथ इसमें प्रवेश करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वागत, स्वागत। मैम बैठी हैं सामने, 4 पंक्तियां निवेदित समर्पित करती हूँ मैम को। बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका और बहुत अच्छा लग रहा है आप सामने बैठी हैं, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। जब भी मैं किसी ऐसी स्त्री को देखती हूँ तो क्या भाव आ सकते हैं। स्वागत। चंदा की बात, चांदनी की बात और है, पर एक दिए की रोशनी की बात और है। चंदा की बात, चांदनी की बात और है, पर एक दिए की रोशनी की बात और है। माना कि ये चमक दमक बहुत कमाल है, माना कि ये चमक दमक बहुत कमाल है, पर सच कहूँ तो सादगी की बात और है, पर सच कहूँ तो सादगी की बात और है। और मंदिरों की इस नगरी में पहली बार आई हूँ तो पूजा के काव्य पुष्प अर्पित करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं 4 और पंक्तियाँ आपके चरणों में निवेदित करती हूँ, सुनिए। जब से समीप हो गए हैं नैन हमारे, क्या बात है, मोती के सीप हो गए हैं नैन हमारे। जब से समीप हो गए हैं नैन हमारे, मोती के सीप हो गए हैं नैन हमारे। एक दूसरे को नैन भर निहार लिया तो
बात है, वाह, पूजा वाह, वाह, के वाह, दीप वाह, वाह, हो वाह। गए हैं नैन हमारे। और 2 दिनों पहले हमने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया है। तो हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी, हम जैसे कवि अगर गणित को लिखें तो क्या लिखेंगे? मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब से पड़े हैं मन के द्वार आपके चरण, जब से पड़े हैं मन के द्वार आपके चरण, पलकों में खेलने लगे हैं स्वप्न के हिरण। जब से पड़े हैं मन के द्वार आपके चरण, पलकों में खेलने लगे हैं स्वप्न के हिरण। हम पढ़ रहे हैं बीज गणित जब से प्रेम का, हम पढ़ रहे हैं बीज गणित जब से प्रेम का। हल हो गया है जिंदगी का हर समीकरण, क्या बात है, हल हो वाह, गया वाह। है जिंदगी का हर समीकरण। शायद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। और हम कवियों के जीवन में गणित केवल इतना ही है, हम इतना ही गणित जानते हैं। हमारा हाथ गणित में थोड़ा तंग है, तो हम दिलों को जोड़ते हैं, नफरतों को घटाते हैं, खुशी को मल्टीप्लाई करते हैं और गमों का डिवीजन करते हैं। इतना ही, क्या बात केवल है, इतना सा वाह। गणित है हमारा। हालांकि हम पेमेंट लेने के टाइम गणित का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, इतने भी कच्चे नहीं हैं। मैं, जैसा कि भैया ने बताया, मैं गांव की भाषा, गांव के शब्दों से मुझे बहुत प्यार है और मैं उनका प्रयोग करती हूँ अपनी कविताओं में, अपने गीतों में। और मैं माँ सीता की प्राकट्य स्थली मिथिला के एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ और मैं अपने साथ वहाँ से माँ सीता के संस्कारों को समेट कर अपनी ओढ़नी में अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार की मर्यादा के साथ लेकर आई हूँ। मैं वो ओढ़नी आप सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ। इसने मुझे थोड़ी बहुत पहचान दिलाई है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इससे जुड़ें। आपका संस्थान पूरे भारत में ऊर्जा का पारेषण करता है। मैं चाहती हूँ कि आपकी तालियों की ऊर्जा मुझ तक आए और मेरा हौसला बढ़ाए, ताकि मैं अपने काव्य पाठ को कर सकूं। एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे मन दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा सुना सकूं। थी दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी। थी दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी। एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी, एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी। बनवास कभी और कभी रास ओढ़नी, बनवास कभी और कभी रास ओढ़नी। इसी कड़ी का मुक्तक है। भगवान जगन्नाथ की भूमि पर खड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये मुक्तक ना पढ़ूँ, ओढ़नी की इस कड़ी से आपको ना जोड़ूँ, तो मेरा काव्य पाठ थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो मैं ये पढ़ना चाहती हूँ और मेरा मन है, इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी सुनेंगे भी। फीकी थी मगर अब हुई गुलाल ओढ़नी, छूकर पिया को हो गई निहाल ओढ़नी। फीकी थी मगर अब बनी गुलाल ओढ़नी, छूकर पिया को हो गई निहाल ओढ़नी। एक सांवरे के रंग में रंगी है इसलिए,
और मैं मिथिला से आती हूँ, वहाँ भैरवी पूजन की परंपरा है, माँ को लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। लेकिन जब मैंने राधा रानी का पट देखा तो हमेशा पाया कि उन्होंने नीले रंग की चुनरी ओढ़ी हुई है। तब एक भाव का मुक्तक हुआ है, आपको सौंपती हूँ। बतला रही है मन के सभी हाल ओढ़नी, रखी रही है यूं ही कई साल ओढ़नी, बतला रही है मन के सभी हाल ओढ़नी, रखी रही है यूं ही कई साल ओढ़नी। जब से चले गए हैं कृष्ण तब से आज तक, जब से चले गए हैं कृष्ण तब से आज तक, ओढ़ी नहीं है राधिका ने लाल ओढ़नी, ओढ़ी नहीं है राधिका ने लाल ओढ़नी। अक्सर मंच से हम स्त्रियों पर ये आक्षेप लगता रहता है कि पुरुषों ने तो स्त्रियों की तारीफ में बहुत कुछ लिखा, लेकिन हम स्त्रियों ने इसमें कंजूसी की है, हमने कभी किसी पुरुष की तारीफ नहीं की। लेकिन कुछ लिखने लायक हो तभी तो लिखा जाए। पर फिर भी किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही थी, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। तो मैंने एक गीत लिखा, वही गीत आप तक पहुँचाती हूँ। आशा है कि आप इसको बहुत मन देंगे। मेरा ऐसा मानना भी है कि अगर दृष्टि में प्रेम हो तो रूप स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करता। मैं इसी आशा के साथ गीत पहुंचाती हूँ। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। तुम जैसे बैसाख जेठ में ठंडी सी पुरवाई, माघ पूस की ठिठुरन में तुम जैसे गर्म रजाई, तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है, तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है। सावन वाली हरी चूड़ियाँ और हरी लगती हैं, सावन वाली हरी चूड़ियाँ और हरी लगती हैं। तुमसे ये दिन चमकीले हैं, सिंदूरी है रैन, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। और जिस तरह आप सभी तालियां बजा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पहली बार जब कोई व्यक्ति अपनी तारीफ सुने तो वो शौक में चला जाता है। आज से मैं यही समझूंगी। लेकिन फिर भी मैं गीत का दूसरा बंद आपके बीच रखती हूँ। प्रणाम करती हूँ आपकी साहित्यिक चेतना को। जब भी प्रेम में आंखों को कुछ कहा गया तो हमेशा उसे मधुशाला कहा गया, मछली कहा गया, चकोर कहा गया। लेकिन हमारी संस्कृति की जड़ें जिस प्रेम को पोषित करती हैं, उसमें आँखों को क्या कहा जा सकता है, मैंने कहने की कोशिश की है। अगर आप तक बात पहुँचे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले, इसी कामना के साथ बंदर निवेदित करती हूँ। सुनिए। तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। इन नैनों से बतियाता है घर
घर का कोना कोना, इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना। इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना, इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना। ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल, ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल। नैन तुम्हारे ऐसे जैसे अंजुरी में गंगा जल, नैन तुम्हारे ऐसे जैसे अंजुरी में गंगा जल। इतने पावन जितने हाँ भाई, जिस किसी का भी फोन हो कृपया पति मोड पे डाल लें। बहुत अच्छे, हाँ, बिल्कुल सही। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। स्वागत है। पढ़ती हूँ फिर से। इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना। अगर मुझे पता रहता कि माइक बंद होने के बाद ऐसा रिएक्शन आता है तो मैं पहले ही बंद करवा देती। फिर से। अच्छा, इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना, इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना। ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल, ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल। नैन तुम्हारे ऐसे जैसे अंजुरी में गंगा जल। इतने पावन जितने काशी वृंदावन उज्जैन, इतने पावन जितने काशी भुवनेश्वर उज्जैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। बहुत ये थे अल्पना आनंद जी। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पढ़ा, आपने बड़े मन से सुना। आप लोग परेशान न हो, हम दोबारा पढ़ने नहीं आए हैं। अल्पना जी पढ़ रही थी तो कह रहे वो तालियों की ताल का इंतजार कर रही थी। जब आपने ताल नहीं दी तो भाई साहब उधर से ताल देने लगे, म्यूजिक बजाने लगे। बहुत शानदार काव्य पाठ अल्पना जी ने किया है। और आइए मैं उस श्रेष्ठ कवि को, हास्य व्यंग के बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूँ। बड़ी बेसब्री से आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तक सभी कवियों को पढ़वा रहे थे, भाई रोहित शर्मा। हंसना क्यों जरूरी है? 4 पंक्तियां पद्मश्री सुनील जोगी कहीं पे 4 पंक्तियां लिखते हैं, वो पंक्तियां आपके हृदय में उतर जाएं तो हास्य के बड़े रचनाकार को बड़ी तालियों का महोत्सव करके माइक पे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना। कहीं पे पद्मश्री सुनील जोगी लिखते हैं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, और जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। तालियां कमजोर है, चौथे पंक्ति पे पूरा सदन तालियों का महोत्सव करके भाई रोहित शर्मा को आमंत्रित करे कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, और जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, और जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। जरा जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई रोहित शर्मा, मुंबई माइक पर। भाई इसने सम्मान के साथ खड़ा किया या अभी तक मैं कंफ्यूज हूं सर। अच्छा, जब ये माइक पे आए पत्नी ने ऐसा कर दिया, पत्नी भाग जाएगी, पत्नी पत्नी। देखो विकास भाई, एक सूत्र दे रहा हूं जी, और सबको दे रहा हूं, जितने भी पत्नी पीड़ित होंगे, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी होंगे। खुश रहना चाहते हो तो पहले दिल की सुनो, वाह, फिर दिमाग की, और फिर करो वही जो पत्नी कहती है। वाह।
जीवन भर खुश रहोगे। ये लोग मान नहीं रहे, इसलिए टेंशन में है ना। लेकिन क्या है, समय है, बहुत सीमित समय में मैं सुना दूंगा। और निवेदन इतना सा है कि जितने लोग अब बस बैठे हैं, हम लोग 20-25 मिनट में इस कवि सम्मेलन का समापन कर देंगे बिल्कुल। तो निवेदन इतना सा है, जितने लोग बैठे बैठे रहिएगा। हम लोग बहुत दूर से, बहुत लंबी यात्रा करके, बहुत तनाव झेल करके आपके बीच में पहुंचे हैं। और एक कवि के लिए, एक कलाकार के लिए कभी भी पेमेंट मापदंड नहीं होता है। पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन आपकी तालियां ही हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। क्या बात है, वाह, है ना। तो इसलिए मन से सुनिएगा सर, क्योंकि हमारा क्या है, देखिए मेसी आया सर, है ना, हिंदुस्तान भाई पूरा मैस कर दिया कि नहीं। कोलकाता में बोतल वोतल फेंक गई, क्या क्या हो गया। इसका इको बंद कर देना भाई। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। मेसी आया, अच्छा बताया जाता है कि फुटबॉल को और हिंदुस्तान के फुटबॉलर को प्रमोट करने के लिए मेसी का टूर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेसी के टूर में अधिकांश स्टेडियम क्रिकेट के थे। जिस फुटबॉल को प्रमोट करने की बात आप कर रहे हो, आपके पास स्टेडियम नहीं है फुटबॉल के। और यह भी दुख की बात नहीं, सबसे बड़ा दुख मुझे उस बात का हुआ सर, कि जब आप कहते हो कि फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तान में मेसी को बुलाया गया, तो भारत के फुटबॉलर सुनील छेत्री को मेसी की टी शर्ट पहनाई गई। अगर आपका उद्देश्य फुटबॉल को प्रमोट करना था, तो मेसी को सुनील छेत्री की टी शर्ट पहनाते, तब हम मानते कि आप फुटबॉल को प्रमोट करना। क्या बात, हाँ, कमाल है। लेकिन और ये देश भी बड़ा अद्भुत है, 10-10 लाख रुपए फोटो खिंचवाने के लिए दे रहा था, विदेशी खिलाड़ी के लिए। और परसों आपने भी वीडियो देखा होगा कि जब हिंदुस्तान की बेटी ज्योति जब एथलीट में गोल्ड मेडल लेकर के आई, तो उसको चीयर करने के लिए, उसको तालियां बजाने के लिए स्टेडियम में कोई भी नहीं था। इस बात का दुख होता है ना। लेकिन आज आपने अल्पना हमारी बहन को जिस मन से सुना, उससे पूरा भरोसा हो गया कि आप लोग टैलेंट की कद्र करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाँ वाह, अच्छा सुन रहे हैं आप। तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं भाई, क्या सोच के ऊपर आए, कोई तो बात हो गई होगी, कोई नहीं। लेकिन बहुत अच्छे मन से सुनिए आप, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारा जमाना बदलता जा रहा है ना, बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है। हाँ, किसकी, उनकी लोगे फोटो। ये सब सर मेरे समय क्यों हो रहा है आप बताओ। मेरे समय ही स्क्रीन चलती है। देखो फोटोग्राफर आप ही की फोटो ले रहा है, परफॉर्म मैं करता हूं। कौन सा कुंडली में दोष है यार, ये बताओ आप लोग। हाँ, कमाल है ना। फोटो ठीक है यार, आपके फोटो के चक्कर में मेरी इमेज खराब हो रही है यार। हाँ, अरे अच्छा क्या, समझ में नहीं आया, अच्छा है। अच्छे की कोई बात नहीं है। आप लोग मन से सुनिए, बिना तनाव के सुनिए। आज समस्या का क्या है, आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं सर। अशोक सर सुनिएगा, तीसरी समस्या पे सबकी तालियां आएंगी। आप सब लोग अपने घर में इस समस्या को भुगत रहे होंगे, दावा करता हूं तीसरी समस्या पे सबकी ताली आएगी। आजकल 3 समस्याएं नारायण सर बहुत बढ़ गई। पहली, आदमी के पास काम नहीं। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है भाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। कमाल की समस्याएं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके, कमाल कर रहे हैं। हाँ, ऐसी आवाजें आ रही है बीच बीच में, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं सर। और आजकल के बच्चों से डर बहुत लगता है। मुझे याद है क्लास में टीचर ने बच्चे से कहा कि अगर अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो मुझे अपनी मां समझो। बच्चा बोला, मैडम इससे मेरे बाप का कैरेक्टर जो खराब होगा उसका क्या, है ना। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आया है इन दिनों, बहुत ज्यादा।
मेरा दावा है जितने बड़े बड़े पदों पर आप लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी जितने ऑफिसर्स बैठे हैं, एम्प्लॉयज बैठे हैं, मेरा दावा है आप सब लोगों ने बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की होगी, है ना। मंच पे हम कभी बैठे हैं, देश दुनिया घूमते हैं, लाखों रुपए जीएसटी का हर मंथ भरते हैं, हमने भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की। एक अंतर एजुकेशन सिस्टम का बताता हूं, अगर अच्छा लगे तो तालियों से मुझे बताना मैंने सही बात कही है। स्वागत है भाई, वाह। जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई है। क्या बात है, क्या बात है। और जब मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं यार। क्या बात है रोहित भाई, वाह वाह वाह। हाँ? हमारा क्या है, हम तो सैंडविच बन के रह गए, है ना। बचपन में इतनी कुटाई हुई है हमारी, और जैसे बड़े हुए सोचा अब हम करेंगे, तो बोले जेंटल पेरेंटिंग क्या होती है सीखो। हाँ, क्या करेंगे सर, हम तो उस दौर के बच्चे हैं, उस जनरेशन के बच्चे हैं कि हमने कार्टून देखने की उम्र में न्यूज देखी, क्योंकि रिमोट पापा के पास होता था, और अब न्यूज देखने की उम्र में क्या बात है रोहित भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हाँ, पीड़ित लोग हो गए हम, करेंगे क्या, जमाना बदल गया। प्रेम की बात कर रही थी अल्पना, अच्छा है गांव में फिर भी अभी प्रेम बचा है, आदमी बचा है, इंसानियत बची। मुंबई से आता हूं, हमारे यहां मामला ही अलग है। पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, लैला मजनू, हीर रांझा, फिर दौर आया लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है लोग प्यार में तोतले हो गए। वाह, मेरे बाबू ने थाना थाया, हद हो गई यार। हाँ, कमाल है ना। मतलब देखो कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में। आपकी तालियां चाहता हूं अगली पंक्ति पर, अगर बात अच्छी लगे तो। कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में, इश्क अब डिजिटल हो गया है। हाँ? अगली पंक्ति पर इससे तालियां चाहता हूं कि कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में, इश्क अब डिजिटल हो गया है, और कौन करता है बातें अब रूह की, क्या बात, इश्क अब फिजिकल हो गया है। वाह। जमाना बहुत तेजी से बदल गया। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी। हाँ, समझ आपने जो अंदर से आपकी आवाज निकली, सबका डर निकल के आ जाता है। हाँ, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सर, बहुत कमाल का जमाना बदल रहा है। मैं एक अच्छी कविता आपको सुनाने की मानसिकता में हूं। हाँ, आप सुनिए कि क्या है। हाँ, बच्चे क्या वंस मोर कर रहे हैं। हाँ, इसी को मानो अपन तो, लेकिन क्या है देखिए, विवाहित लोग बैठे हैं, इतनी सारी बातें विवाहित लोगों को लेकर के हुई हैं। टेंशन बिल्कुल लेना नहीं आप लोग। घर में रहने का सिस्टम मैं भी सिखा के जाता हूँ छोटा मोटा आपको। हाँ, बहुत आराम से रहना चाहिए। मेरी, क्योंकि पिछले दिनों मेरी भी शादी हुई पहली बार। पहली बार। हाँ, तो अनुभव अपने को भी आ गया है। समस्या है क्या महिलाओं की ना, महिलाएं कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलती, हमेशा इनडायरेक्ट बोलती। और विवाहित पुरुष जो है ना सर, विवाहित पुरुष जीवन भर विद्यार्थी रहता है। हाँ, क्या बात है, जीवन वाह, वाह। भर पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है, और मां को लगता है पत्नी सिखा रही है इसको। हाँ, अच्छा, ये लोग डायरेक्ट बोलते नहीं, इशारे में बोलते हैं। और इशारा समझना पड़ता है अपने को, क्योंकि जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। हाँ, इशारा समझना पड़ता है। और पत्नी की ना टोन से पता चल जाता है कि उसका मूड है कैसा। जब भी पत्नी फोन पे पूछे कि कहां हो, तो समझ जाओ सब ठीक है।
घर पे आज अच्छा खाना मिलेगा। और यही पत्नी जब फोन पे पूछे हो कहां तुम, बस तो समझ जाओ आप कहीं भी हो, घर पहुंचने के बाद पत्नी जो हालत करेगी, कहीं के नहीं रहोगे आप फिर। हाँ, क्योंकि महिलाओं का गुस्सा बहुत डेंजर होता है। और ऐसी कोई बात नहीं, देखो हम पुरुषों का भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है। हम पुरुष लोग गुस्से में एकांत ढूंढते हैं और महिलाएं गुस्से में पति को ढूंढती है। महिलाओं का लेकिन मैं सम्मान बहुत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाते हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती है। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती है। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती है कि नहीं? मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, ताली बोलने के बाद ही बजाओगे क्या यार? एक बार जोरदार तालियां सब बजाओ, मैं अच्छा सुना। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। देखो हास्य के लिए कितनी भी बात कहते हैं, लेकिन एक बात दिल की सुन लो, इस पे सचमुच अच्छी तालियां आपकी चाहिए, क्योंकि आपको हास्य व्यंग के बड़े कवि गोविंद राठी जी को भी सुनना है। तो थोड़ी सी ऊर्जा अपनी बचा के रखो और हमें बताते रहो कि आप अच्छा सुन रहे हो और हम अच्छा सुना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर ना टूटे उसके लिए एक समझदार पत्नी की जरूरत होती है। अगली पंक्ति लेकिन मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे तो तालियों से बताना। ऐसा कहा जाता है कि घर ना टूटे उसके लिए एक समझदार पत्नी की जरूरत होती है, लेकिन वो पत्नी कभी ना टूटे उसके लिए एक समझदार पति की क्या जरूरत बात होती है भाई, वाह वाह वाह। रोहित भाई बहुत अच्छा है। मैं अंतिम रूप से कविता आपको सुना देता हूं। स्वागत। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और खैर पावर ग्रिड तो संस्थान में मानता ही नहीं, अपना परिवार मानता हूं। मुझे हर जगह आदरणीय चेयरमैन सर का भी बहुत स्नेह हर बार मिलता है, हम जाते हैं। और आज ये शाम डिजिटल खिड़की ने सजाई है आप लोगों के लिए। मैं अंतिम रूप से कविता सुनाने की कोशिश करता हूं और कविता पे आपकी ताली आनी ही चाहिए, मैं मांगूंगा नहीं। जहां बात अच्छी लगे आप खुद बजा देना। देखो क्या है, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। राव सर बैठे हैं, अशोक सर, आप लोग सब पूरी दुनिया घूमने वाले लोग सामने बैठे हैं, हम भी पूरी दुनिया घूमते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि अब ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। पहले गांव का आदमी शहर आना चाहता था, अब शहर का आदमी गांव लौटना चाहता है। क्या बात है। पहले हम लोग 5 स्टार्स में रुकते थे ना, तो हमें महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी, अब कुल्हड़ में दी जाती है। क्या बात। ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। तब मेरी 1 मिनट की अंतिम रूप से कविता सुन लीजिए। स्वागत है, कवि रोहित शर्मा, जितना भी मेरे पास समय था मैंने कोशिश की अच्छा सुनाऊं, लेकिन ये कविता मेरा दावा है कवि रोहित शर्मा को हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन ये कविता बहुत दिन तक याद रहेगी। निवेदन करता हूं, बहुत स्वागत है मन रोहित से भाई। सुना रहा हूं कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। क्या बात। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। वाह। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। वाह घर को आए। वाह। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौटा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। घर वाह। को आए। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर
सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौटाना। बहुत अच्छे रोहित भाई, क्या बात है। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वाह वाह। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इन्फेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबात अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैगडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। आखिरी 4 पंक्तियां इस कविता की सुन लीजिए। पावर ग्रिड के बड़े लोगों के जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, डिजिटल इंडिया है, आजकल कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वाह भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की, क्योंकि आप दिल्ली की हालत देख ही रहे हैं, है ना, क्या हालत है, क्या AQI है। कुछ तो पॉलिटिशियंस ने ऐसा भी कहा कि AQI में से क्यों हटा दीजिए, तो हमारा ही AI होगा कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। क्या बात है, क्या ऑक्सीजन बात का है भाई, सिलेंडर वाह, होगा, भाई, वाह, वाह, ऑक्सीजन वाह। का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन बहुत का सुंदर, सिलेंडर वाह होगा। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा, एक बार भरपूर तालियां बजाकर हमें बताइए, तो हमें लगे कि हमने अच्छा सुनाया। क्या बात है, वाह। बहुत धन्यवाद। बस अब 15 मिनट हमारे पास रह गए हैं, 9:30 बजे तक का समय हमारे पास है। देखिए, अब जिस कवि को मैं बुलाने जा रहा हूं उनका मैं खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनको मैंने नीचे बैठ करके सुना है। बहुत लंबा करियर हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर गोविंद राठी जी का रहा है। हमको भी जैसा सुना वैसे ही या उससे थोड़ा सा ध्यान से गोविंद राठी जी को सुनिएगा। क्रिकेट में जो स्पिनर होता है उसकी बॉल स्पिन करके आती है, तो गोविंद राठी की जो पंचस होंगे, जो कविताएं होंगी, वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत देर तक आनंद आएगा। और देखिए, वैसे भी अशोक सर, मंच और आप लोग हम बैलेंस हैं हर मामले में। जैसे पहले शुरू हुआ कवि सम्मेलन तो पहले आपका सम्मान हुआ, फिर हमारा हुआ ना। तो अगर आपके पास नारायण जी हैं तो हमारे पास भी गोविंद जी हैं। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, हमने यहां भी बैलेंस किया है। हमने कहा नहीं तो आप भारी पड़ जाओगे, है ना। लेकिन हास्य व्यंग के उस बड़े कवि को, उस जादूगर को बुलाता हूं, लेकिन हास्य की विधा में 2 पंक्तियों के माध्यम से बुलाता हूं। उन्हें अच्छे से मन से सुन लीजिएगा, हमारा यहां आना सार्थक होगा। गोविंद राठी जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी। हाँ, मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी। किसी ने सही कहा है, परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता भाई साहब। जोरदार तालियां बजाइए, गोविंद राठी जी को मैं बुलाता हूं। कोई बात नहीं। प्रणाम करता हूं आप सभी को। बस 10-5 मिनट की बात है। ये जो जा रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर 5-10 मिनट बैठ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, खाना अभी खुला नहीं है। हाँ, ये और बता दें। बहुत अच्छा काव्य पाठ
दोनों मेरे छोटे भाइयों ने और बहना ने भी कमाल किया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और चौथी पंक्ति के बाद मुझे भी शुरू करवा देना बस। पीछे जो अभी भी सेल्फी ले रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि रुक जाएं। मोबाइल के चक्कर में हर रिश्ता गहरा भूल गए, प्यारे प्यारे संवादों का वक्त सुनहरा भूल गए, और सेल्फिश इतने हुए हम सेल्फी के दौर में कि अपना चेहरा याद रहा, अपनों का चेहरा भूल गए। क्या बात है, वाह। तो थोड़ा सा बस ऐसा हो जाएगा तो मजा आएगा। वक्त कम है, अब ये बताने का भी वक्त नहीं है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना तो अच्छा लगेगा। पत्नियों को लेके इतनी बातें मेरे भाई ने और दोनों ने आपको प्रताड़ित किया। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं सर। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं। पहली टिप्पणी है, बस शुरू करवा देना। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल को उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले, उसकी आरती उतार देती हैं सर। अभी मुझसे रोहित भाई पूछ रहे थे, यार गोविंद भैया पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा यार रोहित ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, मगर ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। ये मुझसे पलट के बोले कि आपकी भी नहीं करती। सर जो जवाब दिया है थोड़ा बारीक है, इंटरनेशनल जवाब है, लेकिन अगर जवाब आप तक पहुंच गया तो मुझे यह बताने की आवश्यकता न पड़े कि मैं कहां पर खड़ा हूं, पावर ग्रिड में हूं। बोले कि आपकी भी नहीं करती। मैंने कहा रोहित भाई एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। तालियां थोड़ी कम है आपकी। ये मुझसे फिर पलट के बोले भाई साहब क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना रोहित बाबू, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन कर रहा है यार? इधर के लोगों की ताली थोड़ी कम बज रही है, मेरा आपकी भी चाहता हूं। हालांकि सर एक बात फिर बता रहा हूं कि मुझे पत्नियों पे कविता वो लिखते हैं जो कुंठित होते हैं, जिनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पत्नी से ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की? सर 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। उस पत्नी पर इतनी लंबी कविता है। पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तनी रहे, वो पत्नी। अंग्रेजी में बोलो तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पर कविता यार। मुझे तो भगवान कसम जब ये पत्नी शब्द भी कर रहे थे ना इस्तेमाल, तो मुझे पूरे शरीर में कपकपी और झुरझुरी आ रही थी, सनसनी हो रही थी। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आ रहा था जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने मुझसे कहा, बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है ना सर, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। तालियां तो इस बात पर बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। आज उसकी मांग के धमाके रोजाना कोई न कोई मांग बनकर मेरे कानों में गूंजते साहब, और मैं इन बालों को इतना खो चुका हूं कि इसमें मांग नहीं निकल पा रही है। यहां गया हूं सर, ऐसा नहीं नारायण जी मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है,
जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे पकड़ के कोने में ले गए। और कोने में ले जाने के बाद जो एक पंक्ति उन्होंने बोली साहब, वो सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। तालियां फिर कम बजा रहे हैं आप, थोड़ा इधर की भी चाहिए मुझे। तो सर तो हम तो उसमें भी उलझे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मेरे भाई ने बताया, पत्नी पत्नी होती है, उसी से घर होता है। शहरों में खो जाने वालों सुख हो, छोटे गांव बड़े हैं। शहरों में खो जाने वालों सुख हो, छोटे गांव बड़े हैं। ऊंचे ऊंचे बरगद सारे लिए जमी पर छांव खड़े हैं, और उसी रोज से खुले हुए हैं जन्नत के सारे दरवाजे। घर के दरवाजे पे जब से गृह लक्ष्मी के पांव पड़े हैं। तो हम तो आज अगर यहाँ हैं तो उसी के हवाले घर करके आए हैं निश्चित रूप से। हम जानते हैं कि वो सब सफल होगा। वक्त की कमी है, मैंने आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात की, ये मेरा विषय नहीं था। मैं जिस विषय पर हूँ, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि मैं व्यंग्यकार हूँ, मैं एक आध दो उदाहरण व्यंग्य के दूंगा आपको, और ये कोशिश करूंगा जानने की कि आप व्यंग्य समझ पा रहे हैं। अगर आप समझेंगे तो फिर मजा आएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। पहला, एक सब्जी वाले को जब ग्राहक ने देखा कि 20-25 मिनट से सब्जी पे पानी छीटे ही जा रहा है, तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंग्यकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। कोई बात नहीं, मैं दूसरा इस्तेमाल करूंगा, शायद वो पहुंचे आप तक। एक 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो। बेटा अब तो खाने का ही वक्त हो गया, तू अब चाय पे चाय क्यों ला रहा है राजा? चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते। मत कहो। हाँ हाँ, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है, इसीलिए। हाँ बेटा हो गया, बेटा बस 5 मिनट बैठ जा बेटा। राजा आजा। वो अपनी बॉस की सुनेगा आपके। बस 10 मिनट बाद हम तेरे पास ही आ रहे हैं भाई। सर ध्यान से सुनना, दूसरी बात बता रहा हूं। 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो। 85 साल के, 2 महीने में पकते ही पैसे 3 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। यार मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं पावर ग्रिड में खड़ा हुआ हूं। सर व्यंग्य की आवश्यकता कब लगती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए व्यंग्य पैदा होता है, और कोई कारण नहीं है। हमारे आमने सामने जो दिख रहा है वो व्यंग्य पैदा करता है, और कोई कारण नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे आर्यभट्ट एक दिन बड़े फुर्सत में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, यार एक काम करो, उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाओ जो अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं। और उसी दिन भाई साहब उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। ये भी बारीक था। मैं और आसान करता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं और आसान करता हूं। नमस्कार। एक आखिरी उदाहरण है ये, इसके बाद फिर कोई उदाहरण नहीं दूंगा। मगर ये भी नहीं समझोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा पाएगी। हमारे एक बड़े व्यंग्यकार हुए हरिशंकर जी परसाई, सुना होगा नाम किसी ने तो। क्या प्यारी बात कही उन्होंने। एक पेड़ पर उल्लू बहुत बैठते थे सर। पेड़ रात दिन उल्लुओं से परेशान कि इन उल्लुओं से कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन वो पेड़ कट गया तो पेड़ बड़ा खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। बाद में उस कटे हुए पेड़ की जो लकड़ियां थी उसकी संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। पीछे के लोगों अब तो जाग जाओ, या बैठने ही आए हो। सर ये व्यंग्य है, बस ये इशारे में व्यंग्य हो जाता है, कभी कभी इशारे में।
मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया, मैं इशारे में व्यंग पहुंचा रहा हूं और मुझे बताना नहीं पड़े कि मैं कहां खड़ा हूं। मैंने एक नेताजी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। नेताजी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पे थूक दिया। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। और अगली पंक्ति पे सिर्फ वो लोग ताली बजाना जो छठी क्लास से ऊपर पड़े हुए हों। लॉजिकली बता रहा हूं दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश नेताजी छठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। बस ये व्यंग है। और पीछे के लोगों फिर जागना कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। व्यंग की दूसरी पंक्ति पकड़ लो तो मुझे भी महसूस करवाना कि आप अच्छी तरीके से ही सुन रहे हैं। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग मैं जब तक भी लगा सकता हूं जब तक सब मिलके नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे जब ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना। एक हाथ से पकड़ लेना, दूसरे हाथ को कि न बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से अगर हाथ छुड़ा ले कि नहीं यार बजानी पड़ेगी इस बाली पे, तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना लेना, दोनों आसमान में हाथ उठाकर। जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ व्यंग की पंक्ति और आपके हवाले कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। सैल्यूट करता हूं आपको। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता, दूसरा हुआ होता, दूसरा। जी साहब, जैसा मुझे बताया गया है मेरी प्यास तो भी बहुत ज्यादा वाली है। जी समापन कर सकते हैं, एक आध कविता और पढ़ दूं, बस आपका आदेश हो गया तो कोई बात नहीं। व्यंग वाला मामला ठीक हो तो मैं व्यंग सुना दूं एक और। जी ये मारेंगे मुझे, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। नहीं, हालांकि पेमेंट की कोई बात नहीं है। आज तो डिजिटल खिड़की और पावर ग्रिड प्रेम भाव, हमें इज्जत तमगे और साफे खूब मिलते हैं। कविता खर्च करते हैं, मुनाफे खूब मिलते हैं कि हम उनसे नहीं मिलते कि जिनसे दिल नहीं मिलता।
वरना सर झुका दें तो लिफाफे खूब मिलते हैं। तो ये आज की शाम लिफाफों के लिए नहीं, आपकी मोहब्बत के लिए। आपने कह दिया कि एक कविता और हो सकती है, तो एक कविता में बिल्कुल नई वाली, नई नकुल कविता, और इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं कि अगर आप लोग दस्तखत कर देंगे, सील लगा देंगे, तो पूरे देश में पढ़ी जाएगी। कविता का आधार यूं है सर के अभी आपने एक न्यूज चैनल पे, कई न्यूज चैनल पे ये खबर बराबर आ रही है कि हिंदुस्तान जर्मन के वैज्ञानिकों ने एक कार इजाद की है जो स्पीड के साथ रंग बदलेगी। जैसे जैसे वो कार चलेगी उस कार के रंग बदलेंगे। मेरे ख्याल से कोई अछूता नहीं होगा, इस खबर को हर चैनल वालों ने खूब दिखाया है। जर्मन के वैज्ञानिक और कार का रंग बदलना, बस ये दो बात ध्यान रखना। हालांकि मैं तो इन विदेशी वैज्ञानिकों से कहता हूं सर कि क्या खाक विज्ञान है आपका। हमारे न्यूटन हुए इंग्लैंड के, उन्होंने एक नियम बना के बताया कि कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। भुवनेश्वर में आप यहां कागज पे वजन रख दो, उसके बाद कागज थोड़ा बहुत हिलता है। ये व्यंग की पंक्ति थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे मौके आएंगे। सुनिएगा कि अभी अभी आपने भी सुना होगा एक नया समाचार कि जर्मन के वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी रंग बदलने वाली कार। अरे मूर्खों, हमने तो ऐसी छोटी मोटी उपलब्धियों का कभी बखान नहीं किया, तुम रंग बदलने वाली कार बना के इतरा रहे हो। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। भाई सैल्यूट करता हूं आपको, आपने कविता को संभाल लिया शुरू से ही। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। रंग भी ऐसा बदला कि आसमान के इंद्रधनुषी रंगों को सुप्त कर दिया और रंग बदलने में माहिर गिरगिट प्रजाति को ही वातावरण से मुक्त कर दिया। और अगली दो पंक्ति फिर संभालना पीछे के लोगों, आप भी। वैसे भी तुम्हारी कार का रंग तो तब बदलता है जब कार मालिक खुद बटन दबाता है कारों के। अरे हमारे यहां तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। हमारे यहां तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। मूर्खों, क्या खाकर हमसे मुकाबला करोगे? अभी घुटनों के बल बैठकर पानी भरोगे? हमारे यहां खूबसूरती को देखकर नियत रंग बदल लेती है। दो झूठों में फंस जाए तो हकीकत रंग बदल लेती है। दारू की एक बोतल के बदले में वोट का रंग बदल जाता है और 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकता, नोट का रंग बदल जाता है। और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं सिर्फ। मुर्गियां रंगीन सपने देख भर लें तो अंडों का रंग बदल जाता है। मुर्गियां रंगीन सपने देख भर लें तो अंडों का रंग बदल जाता है और नेताजी को पार्टी का टिकट न मिले तो झंडों का रंग बदल जाता है। जेब में व्यवस्थाएं हसीन हों तो व्यवस्थाएं रंग बदल लेती हैं और मार्केट में नए बाबा के लॉन्च होते ही आस्थाएं रंग बदल लेती हैं। सिर्फ रंग बदलने वाली कार पर इतना हाहाकार। अरे हमारे यहां रंग बदलते हैं रिश्ते, रंग बदलती है मोहब्बत, रंग बदल लेता है जन्म जन्म का प्यार। मगर 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 एक बात की खुशी है दोस्तों कि ये सारा हिंदुस्तान इस एक अदद प्यारे से एहसास में सिमटा हुआ है कि हम जिए या मरें, हमारे जहन से 3 रंगों के तिरंगे का एहसास आखिरी दम तक लिपटा हुआ है। और विदा करना अंतिम 2 पंक्तियों में, तिरंगे का एहसास आखिरी दम तक लिपटा हुआ है तो क्या उतारेगा कोई? ये रंगे हिंदुस्तान है और इन 3 रंगों पर हमारी जान भी कुर्बान है। इन 3 रंगों पर हमारी जान भी कुर्बान है। और इस कवि सम्मेलन की अंतिम 4 पंक्तियां, चूंकि मैं यहां देख रहा हूं कि कई माताएं बहनें मेरी भाभियां बैठी हुई हैं। स्त्री का जो एक सबसे प्यारा रूप होता है वो माँ का होता है। माँ की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ और माँ की 4 पंक्ति के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करना चाहता हूं। कविता की 4 पंक्तियां कैसे उपजी सर? भोपाल में कवि सम्मेलन था
कवि सम्मेलन की रात में अपने मित्र के यहाँ रुक गया। जब मैंने सुबह देखा उठकर तो उसकी 93 ईयर की मदर, आलोक शर्मा उस मित्र का नाम है, 93 ईयर की मदर बढ़िया हालत में कामकाज कर रही। मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला, राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। न जाने उसने किस मुहूर्त में बात कही। मैंने घर आने के बाद 4 पंक्तियां लिखी। 4 पंक्तियां क्या लिखी? गोविंद राठी आपको याद रहे न रहे, लेकिन एक दावे के साथ पढ़ता हूं कि अगर आपको आपकी माँ रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको मैं भी याद आऊंगा और मेरी पंक्तियां भी याद आएंगी। विदा करना। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये हैं मां नींद में भी बड़बड़ाती है। बहुत ही बेहतरीन गोविंद राठी जी ने सुनाया और माँ पर 4 पंक्तियां सुनाई। माँ पर तो खैर जितना भी लिखा जाए उतना कम ही है। मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। तो 2 मिनट में देखिए, आप जब बड़े लोग जो सामने बैठे हैं, आप लोगों का विशेष रूप से आभार कि आपकी कलम की निकली हुई स्याही ने इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। देखिए, डिजिटल दुनिया है, हमारे वीडियोस भी करोड़ों लोगों तक देखते हैं, इतने मिलियन व्यूज जाते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि लाइव स्टेज की अपनी ताकत है ना। डिजिटल दुनिया हो सकता है मोबाइल में भी आप देख करके हंसते होंगे वीडियोस, लेकिन एक अंतर है मोबाइल की दुनिया में और इस लाइव स्टेज में। वो ये है कि जब आप मोबाइल में वीडियो देख करके हंसते हैं तो आपका सिर झुका हुआ होता है। ये लाइव स्टेज आपको मौका देता है कि आप सिर उठा के हंस पाओ। हाँ? और जो चीज आपका सिर ऊंचा करती है उसको जीवित रखना आपकी जिम्मेदारी है ना। और आप तो वैसे भी अलग हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग अंधेरे में रखते हैं, उजाला में लाने वाले आप ही हैं। हाँ, कितना भी हो जाए डिजिटल, कितनी भी दुनिया हो जाए, 10 सेकंड की रील होती है, 10 सेकंड की, आदमी वो भी नहीं देखता है, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में पिछले 2 घंटे से आप बैठ करके सुन रहे हैं, ये हिंदी कविता की ताकत है और हिंदी कवियों की ताकत है ना। तो ये कवि सम्मेलन विकास बौखल जी से शुरू होकर के गोविंद राठी जी तक पहुंचा। मैंने भी कोशिश की कुछ अच्छा संचालन कर सकूं, कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक धन्यवाद ज्ञापन के लिए नारायण जी इस मंच पर आएंगे तब तक एक बार सब लोग आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाकर अगर बता दें कि कवि सम्मेलन हुआ कैसा, आप सबको कैसा लगा, एक बार सब लोग तालियां बजाकर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और नीरज जी के दोहे की 2 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन को विराम देते हैं कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहां, एक मुसाफिर आप। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।